नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि कल मैंने वीडियो में बताया था कि आज से हम लोग इतिहास का क्लास 12 का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, रिमेम्बरिंग द पास्ट, अतीत को याद करना। बच्चों, सभी देशों का अपना अपना अतीत होता है। हम अपने अतीत पर गर्व कर सकते हैं, हम अपने अतीत को लेकर चर्चा कर सकते हैं। प्रत्येक देश का, प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक समाज का अपना अतीत होता है। तो उस अतीत को याद हम करते हैं। तो अतीत को जानने के लिए बहुत सारे स्रोत होते हैं बच्चों। अतीत को जानने के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोत, अनैतिहासिक स्रोत बहुत सारे होते हैं। लेकिन आदिम समय के जो अतीत है जो बहुत सुदूर काल का अतीत है, उसको जानने के लिए जो माध्यम है, जो मिथक, पौराणिक कहानियाँ हो, दंत कथाएँ हो अथवा लोक कथाएँ हो, ये हम इसके द्वारा हम लोग अतीत को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग सिर्फ एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, वो है अतीत को याद रखना। इसमें हम लोग आज मिथक, पौराणिक कहानियों का क्या योगदान है अतीत को जानने में, समझने में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, पौराणिक कहानी, मिथ्स बोलने से हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले तो मिथक क्या है, व्हाट इज मिथ्स? बच्चों, मिथक का मतलब होता है सुदूर प्राचीन जमाने की जो कहानियां हैं, जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, उसको हम लोग मिथक बोलते हैं। जो पौराणिक कहानियां परंपरागत रूप से चलती आ रही है, उसको हम लोग मिथक बोलते हैं। और ये मिथक विभिन्न देशों में, विभिन्न समाजों में, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न रूपों में प्रचलित है। तो इस मिथक के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये मिथक जो हम लोग बोलते हैं, इसका विशेषताएं क्या होती है बच्चों? मिथक की जो विशेषताएं होती है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होती है बच्चों। मैंने थोड़ा पॉइंट बनाया है, फीचर्स मिथक की विशेषता, फीचर्स ऑफ मिथ्स। तो मिथक की विशेषताएं होगा यहाँ पर, मिथक की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मिथ्स। बच्चों, पौराणिक कहानी में विचारों का उल्लेख कथा रूप में होता है। जितने भी पौराणिक कहानी है, उनमें जो बातें लिखी गई है वो कथा के रूप में, कहानी के रूप में लिखी गई है। इनकी कथा साधारणतः धार्मिक अवसरों पर होती है। बच्चों, ये जो पौराणिक कहानियां हैं, इन कथाओं का आयोजन विशेष करके धार्मिक अवसरों पर, धार्मिक उत्सवों पर इन कथाओं का आयोजन होता है। पौराणिक कहानी को इतिहास नहीं समझा जा सकता, पर इनसे यह प्रकट होता है कि अतीत काल में लोगों की सोच क्या थी। बच्चों, इसे परफेक्ट इतिहास तो हम लोग नहीं जान सकते हैं पौराणिक कहानियों से, लेकिन पुराने जमाने के लोगों की सोच क्या थी, विचार क्या थी, उनकी भावनाएं क्या थी, ये हम लोग जान सकते हैं मिथक के द्वारा। पौराणिक कहानी साहित्य है और इसे मानव कल्पना की सुंदर सृजन माना जा सकता है। बच्चों, जो मिथक होता है, जो पौराणिक कहानी होता है, वो एक बढ़िया सुंदर साहित्य है, जिसमें मानव का सुंदर सृजन, मानव की सुंदर कल्पनाओं का एक उसमें होता है, जो जिसमें मानव कल्पना की सुंदर सृजन माना जा सकता है। पौराणिक कहानी का उद्देश्य यह है कि भूतकाल की घटना को याद कर अपना चरित्र निर्माण किया जाए। बच्चों, बहुत सारी पौराणिक कहानियां ऐसे हैं जिसके द्वारा हम लोग संदेश, प्रेरणा ले सकते हैं, हम लोग प्रेरित हो सकते हैं। जैसे देवी देवताओं द्वारा राक्षसों का संहार, दैवी शक्तियों द्वारा असुरों का संहार, असत्य पर सत्य की जीत, इन सब कहानियों से हमें प्रेरणा मिलती है और हम लोग सत्य की राह पर चलने की ओर प्रेरित हो सकते हैं। तो जो मिथक है बच्चों, इस मिथक की विशेषताओं को तुम लोग एक बार देख लेना। मिथक में क्या होता है? पौराणिक कहानियों में विचारों का उल्लेख कथा के रूप में होता है, याद रखना। इनकी कथा साधारणतः धार्मिक अवसरों पर होती है। पौराणिक कहानी को इतिहास नहीं समझा जा सकता, पर इनसे यह प्रकट होता है कि अतीत काल में लोगों की सोच क्या थी। पौराणिक कहानी साहित्य है, इसे मानव कल्पना की सुंदर सृजन माना जा सकता है। पौराणिक कहानी का उद्देश्य यह है कि भूतकाल की घटना को याद कर हम अपना चरित्र निर्माण कर सकते हैं। और बच्चों, एक चीज ये है, विभिन्न देशों में बहुत सारी पौराणिक कहानियां प्रचलित है, लेकिन पौराणिक कहानियों का जो मूल तत्व है, वो बहुत सारे देशों का, बहुत सारे धर्मों का आपस में मिलने जाता है। जैसे विभिन्न मिथकों में समानता, एक समानता तो ये है बच्चों, विभिन्न मिथकों में एक समानता है। सभी धर्मों में, सभी पौराणिक कहानी में ये उल्लेख है कि इस धरती का विनाश हुआ, प्रलय हुआ, प्रलय जल के द्वारा प्रलय हुआ, और इस प्रलय में मनुष्य जो है,
मनुष्य का एक जोड़ी और विभिन्न प्राणियों का एक एक जोड़ी बच गया, जिसके द्वारा फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। तो इस तरह से विभिन्न धार्मिक कहानियों में, विभिन्न परंपरागत कहानियों में इसका उल्लेख सभी देशों में मिलता है। उसके अलावा बच्चों, एक पेगन धर्म की मूर्ति है। पृथ्वी के प्रत्येक आदिम समाज में पेगन धर्म की कुछ मूर्तियों का निर्माण हुआ है और उन्हीं देवताओं के प्रति त्याग की बात कही गई है। ये हुआ। और ईश्वर की मनुष्य रूप में कल्पना, बच्चों सभी धर्मों में, विशेष करके सभी संसार की सभ्यताओं में ईश्वर को मनुष्य रूप में कल्पना किया गया है। उनकी भी शादी हुई है, ईश्वर की भी संतानें हुई है। इस तरह मनुष्य के आकृति के रूप में हम लोगों ने ईश्वर की कल्पना की है पौराणिक कहानियों में। तो ये समानताएं विशेष करके होती है विश्व के सभी इसमें समानताएं, विभिन्न मिथकों में समानता हम लोग देखते हैं। तो संसार को प्रलय के रूप में जो कहानियां हैं वो एक ही है, पेंगुइन मूर्ति के बारे में जो कहानियां वो एक ही है, और साथ ही साथ बच्चों ये जो ईश्वर की कल्पना है मनुष्य रूप में वो भी सभी पौराणिक कहानियों में एक ही मिलती है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे हमारे हिंदू धर्म में, जो भारत की जो हिंदू माइथोलॉजी है, हिंदू माइथोलॉजी में हम लोग बहुत कुछ पा सकते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में हम लोग तमिल साहित्य में भी बहुत कुछ मिल सकता है, द्रविड़ साहित्य में मिल सकता है, संगम साहित्य में मिल सकता है, और विशेष करके भारत से बाहर के देशों में भी हमें हिंदू माइथोलॉजी के प्रमाण मिलते हैं। बच्चों हिंदू माइथोलॉजी में जैसे कि हम लोग जानते हैं हिंदू माइथोलॉजी में क्या क्या है, हम लोग जानते हैं इसका आधार वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सबसे प्राचीनतम विश्व की किताब बच्चों मानी जाती है, सबसे प्राचीनतम विश्व की किताब मानी जाती है ऋग्वेद। तो इस तरह से ऋग्वेद हमारे विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। और वेदों में बहुत सारा वर्णन है, इस सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में वर्णन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वर्णन है, कैसे हुआ सृष्टि, क्या हुआ, इसके बारे में उसमें वर्णन है। रामायण और महाभारत हमारे दो महाकाव्य हैं। इसके अलावे कालिदास के द्वारा लिखा गया बहुत सारा गीति काव्य भी है। उसके अलावा बच्चों हम लोगों के यहाँ 4 युगों की कल्पना की गई है, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलियुग। रामायण की घटना, रामायण की जो रचना है ऋषि वाल्मीकि ने की थी, और रामायण को हम लोग त्रेता युग की घटना मानते हैं। उसी तरह से महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की थी, और महाभारत को हम लोग द्वापर युग की रचना मानते हैं। तो इस तरह से हमारे मिथकों में 4 युगों की कल्पना की गई है। और इस सृष्टि को बनाने के लिए जैसे हमारे मिथकों में प्रचलित है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, विष्णु इस सृष्टि के हर्ता करता है, और महेश इस सृष्टि के संहार करता है। तो एक ब्रह्म विष्णु महेश का एक हम लोगों का ये है जो सृष्टि करता, हर्ता करता और संहार करता के रूप में हम लोग मानते हैं। तो बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ, बहुत सारी मिथक हमारे यहाँ प्रचलित है। हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मिलेगी। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, कर्म करने का उपदेश दिया है, ये गीता में वर्णित है। हमारे देश में जो जाति प्रथा प्रचलित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो वर्ण प्रथा प्रचलित है, इसका भी माइथोलॉजी में वर्णन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति कैसे हुई। आदि ब्रह्म के शरीर से विभिन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, इस तरह दर्शाया गया है। और बहुत सारी चीज़ें हमें हिंदू माइथोलॉजी में देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बच्चों। केवल हमारे देश में नहीं, जैसे यूनान में, ग्रीस में भी बहुत सारे ऐसे मिथक प्रचलित है, बहुत सारे मिथक ग्रीस में भी प्रचलित है, जिसके द्वारा हम लोग ग्रीस के लोगों के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में जान सकते हैं। वहाँ पर होमर जैसे प्रसिद्ध कवि हुए जिन्होंने इलियड और ओडिसी नामक महाकाव्य लिखा। इस महाकाव्य में उन्होंने ट्रॉय युद्ध का वर्णन किया है। तो ये उस यूनान की ये है। यूनान में भी देवी देवताओं की स्तुति होती थी, पूजा होती थी, देवी देवताओं को मंत्र से स्तुति किया जाता था। और यूनान में भी अलौकिक देवताओं की कल्पना की जाती थी, मनुष्य का देवताओं के साथ संबंध की बात होती थी। तो ये सब कहानियाँ प्रचलित होती थी। तो मिथक कहने से हम लोग समझते हैं पौराणिक कहानी जो पुरानी परंपरागत रूप से चली आ रही है। अब बच्चों ये चीज जानने की चीज है कि विशेष करके मिथकों का महत्व इतिहास के क्षेत्र में क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ मिथ्स।
हिस्ट्री के लेखन में, इतिहास के लेखन में मिथ्स की क्या भूमिका है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है बच्चों। विशेष करके इतिहास की जो भूमिका है, जो इतिहास निर्माण में पौराणिक कहानियों का महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे बच्चों। पौराणिक कहानी को इतिहास नहीं माना जा सकता, पर इनसे अतीत को समझने में सहायता मिलती है बच्चों। ये सारी जो पौराणिक कहानियाँ हैं, किसी भी धर्म की हो, किसी भी देश की हो, इनको पूरी तरह से हम लोग ऐतिहासिक तो नहीं मान सकते हैं, पर इसके द्वारा हम लोग उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पौराणिक कहानी में जो तत्व है, वह तत्व आधुनिक इतिहास लेखन कला में भी उपस्थित है बच्चों। आधुनिक मेथड, जो आधुनिक इतिहास हम लोग लिखते हैं, मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास लेखन कला में भी हम लोग पुराने जमाने की बहुत सारी परंपराओं को अभी भी पालन कर रहे हैं। पौराणिक कहानियां वर्तमान से भी जुड़ी हुई है बच्चों। पौराणिक कहानी हम लोग पढ़ते हैं और आज के संदर्भ में भी उन कहानियों का महत्व होता है। आज के संदर्भ में भी हमें लगता है कि वो कहानियां कितनी प्रासंगिक है। पौराणिक कहानियों का विश्लेषण समाज के गठन को भी प्रकट करता है, जिसमें उनका विकास हुआ है। हम लोग पौराणिक कहानी पढ़ के हमारे समाज का विकास कैसे हुआ, समाज का गठन कैसे हुआ, इसके बारे में भी जान सकते हैं। पौराणिक कहानियों में अतीत के इतिहास के अनेक सत्य छिपे होते हैं। बहुत सारे सत्य अतीत काल में जो हुआ है वो हमें पौराणिक कहानियों में मिलते हैं। पौराणिक कहानियों के साथ तुलनात्मक पद्धति में जांच कर इतिहास की बहुत सी घटनाओं की साल एवं तारीख का निर्माण किया जा सकता है। तो तुलनात्मक अध्ययन से हम लोग इतिहास के जो समय काल है उसका निर्धारण भी कर सकते हैं। पुराणों से प्राचीन काल के विभिन्न राजवंशों की तालिका जानी जा सकती है। प्राचीन भारत के विभिन्न पुराणों में अनेक राजवंशों का नाम एवं परिचय दिया गया। तो पुराण जिसमें बहुत सारे राजाओं का वर्णन है बच्चों, बहुत सारे राजवंशों का वर्णन है, उसे हमें इतिहास को जानने में मदद मिलती है। किस राजा का शासन कब था, किस वंश का शासन कब था, ये हम लोग जान सकते हैं। तो पौराणिक कहानियां इतिहास की धारावाहिकता की रक्षा करती है। तो पौराणिक कहानियां इतिहास की जो कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, उसकी रक्षा करती है। तो बच्चों हम लोग को मिथक के बारे में जानना है, विशेष करके समरी में व्हाट इज मिथ, मिथक क्या है। मिथक पौराणिक परंपरागत रूप से चली आ रही कहानी है, जिसको हम लोग मिथक बोलते हैं। मिथक दुनिया के सभी देशों में होता है, सभी धर्मों में होता है, और इसकी विशेष करके दुनिया के सभी देशों और धर्मों में कुछ मिथकों में समानताएं भी होती है, इसका हम लोगों ने चर्चा किया है। और मिथक की कुछ विशेषताएं होती है बच्चों, उन विशेषताओं को हम लोगों ने चर्चा किया। मिथकों में कुछ समानताएं होती है, उनकी चर्चा हम लोगों ने किया। और विभिन्न मिथकों में समानता होती है। हिंदू मिथक, हिंदू माइथोलॉजी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, जिसमें हम लोगों ने गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदांत, उपनिषद, हम लोग जानते हैं 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। तो ये सारे हिंदू माइथोलॉजी के ये, इससे हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमारे देश के अलावा यूनान के देशों लोगों का मिथक के बारे में हम लोग को जानना है। वहाँ के लोगों के जो ग्रीस के लोग हैं, वहाँ का मिथक भी बहुत प्रचलित है। तो सारे देशों में, सारे धर्मों में मिथक प्रचलित है। और ये कहानियाँ सभी धर्मों में, जैसे हम लोग एक परंपरागत कहानी सुनते आ रहे हैं, हम लोग के यहाँ कालिदास जिस पेड़ पर बैठते थे, उसी पेड़ की डाली को, जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे, ऐसा कहानी हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा कहानी परंपरागत रूप से चलते आ रहा है कि कालिदास जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे और उनको महामूर्ख समझा गया। लेकिन बाद में विद्या की देवी सरस्वती से वरदान पाकर वो प्रकांड पंडित बन गए और उन्होंने बहुत सारी संस्कृत साहित्य की रचना की। उसी तरह हम लोग बाइबल में देखते हैं, बाइबल में अगर कहानी देखते हैं तो बाइबल में हम लोग देखते हैं कि जब प्रलय हुआ, विनाश हुआ, तो उस समय स्थल भाग में सब जल जमा हो गया, तो मनुष्य का एक जोड़ी और विभिन्न प्राणियों का जोड़ी नाव में जाकर बैठ गया और वहाँ से फिर सृष्टि का निर्माण हुआ है। बाइबल में इस तरह की कहानियाँ आती है। तो बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी परंपरागत कहानियाँ बच्चों प्रेरणादायक भी है, हमारे इतिहास के निर्माण में सहायक भी है। संपूर्ण इतिहास तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलेगी, प्रेरणादायी चीज़ें मिलेगी और इतिहास को जानने समझने में मददगार होगी। तो बच्चों तुम लोगों को इस चैप्टर में जानना है मिथक क्या है, मिथक की विशेषताएं क्या है, विभिन्न देशों के मिथकों में क्या समानता है, और हमारे हिंदू धर्म की जो हिंदू माइथोलॉजी है वो क्या क्या है, और यूनान ग्रीस के मिथक क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें। और साथ ही साथ बच्चों इतिहास के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास के निर्माण में मिथक की क्या भूमिका है, इतिहास को जानने समझने में मिथक की क्या भूमिका है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को जानना होगा। तो आज हम लोग मिथक के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। कल हम लोग ये इतिहास जानने के स्रोत के क्षेत्र में लीजेंड्स, दंत कथाओं को पढ़ेंगे, दंत कथाओं के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।
सबको नमस्कार और सब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चूँकि ये बच्चों के लिए है, क्लास 12 के बच्चों के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए, इसके लिए आप लोग जो भी इसको देखते हैं, जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको लाभ पहुँचे, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लिंक कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसको देख सकें और सभी बच्चे जो क्लास 12 के हैं इससे लाभान्वित हो। और हम लोग जो परिश्रम कर रहे हैं, छोटा मोटा परिश्रम जो कर रहे हैं, ये सफल तभी होगा जब बच्चे इसका लाभ उठाएंगे, बच्चे इसको जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।